ओके, देखो अभी हमने देखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डर्ड होता है। उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को ही हम पढ़ेंगे अब कि वो क्या होता है, वो उसमें उसकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो उसकी स्ट्रक्चर को ना लैटिस बोलते हैं। तो हम आगे लिखते हैं लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और लैटिस को आप यूनिट सेल से पढ़ सकते हो। तो दोनों देखते हैं क्या है इसमें, पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल arrangement of points in space is called a crystal लैटिस। तो पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है ना जो, उसको उसका लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल का लैटिस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो लैटिस है ना, ये 14 तरह का ही पॉसिबल है। देयर आर ओनली 14 possible 3 डायमेंशनल लैटिसेस। 14 तरह का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब लैटिस पॉसिबल है। इनको ब्रिवियास लैटिसेस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस। और जो पूरे लैटिस, जो 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, उसके हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस साइट बोलते हैं हर पॉइंट को। और उस पॉइंट में क्या होगा, सॉलिड का जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो होगा। इट रिप्रेजेंट्स वन constituent particle which may be an atom। कांस्टेंट पार्टिकल, तो अब हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो जो लैटिस पॉइंट है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एन आयन, आयन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन सा सॉलिड है वो। तो वो लैटिस पॉइंट होता है। फोर्थ पॉइंट, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जिसको आप अगर स्टडी कर लोगे फिर उसको रिपीट कर दो तो पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाएगा। तो यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट portion of a crystal lattice which when
repeated in different directions generates the entire lattice is called the यूनिट सेल. उसको आप यूनिट सेल बोलते हो. ये भी अंडरलाइन क्रिस्टल लैटिस पॉइंट. तो क्या होता है यूनिट सेल? क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको रिपीट करने पे पूरा क्रिस्टल बन जाए. और यूनिट सेल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं. लिख लेते हैं. अ यूनिट सेल इज characterized by first. 3 तो उसके लेंथ्स के पैरामीटर्स होंगे, 3 एंगल्स के होंगे. तो इट्स डायमेंशंस along 3 edges A, B and C. तो 3 इसके एज वाले पैरामीटर होंगे. दूसरा, इनमें एंगल क्या होगा? तो ए और बी में जो एंगल होता है उसका अल्फा बोलते हैं. एंगल बिटवीन एजेस, एंगल्स बिटवीन द एजेस. अल्फा, अल्फा क्या है? ए और बी में एंगल है बिटवीन बी एंड सी. ऊपर हमने देखा ना, ए बी सी एजेस, 3 एजेस है. तो बी और सी में एंगल अल्फा है. और बीटा किस में है? बिटवीन ए एंड सी, उनमें जो एंगल होगा. फिर गामा किस में होगा? बिटवीन ए एंड बी. तो 3 एजेस हैं, 3 उनमें एंगल्स होते हैं. तो टोटल 6 पैरामीटर हो गए. 10 यूनिट सेल is characterized by 6 parameters A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा. 6 पैरामीटर होते हैं. तो एक बार हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं. ये मैंने क्यूब बनाई है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये क्यूब ही हो, लेंथ वेरी कर सकती है. हम आगे ब्रेवियस लैटिस में देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. अभी के लिए बस इतना ही बना रहा हूँ मैं. देखो, इसमें 3 तो एजेस हैं, ए, बी और सी. मतलब एजेस तो ज़्यादा है, एजेस तो 12 है. 3 तरह की लेंथ है, ए बी सी. और जो ए और सी में, ए और बी में एंगल है उसको लिखते हैं गामा. ये है गामा. फिर जो बी और सी में है उसको बोलते हैं अल्फा. ये एंगल अल्फा है. फिर जो ए और सी में है उसको बोलते हैं बीटा. सो ये एंगल बीटा है. तो टोटल 6 पैरामीटर हो गए यूनिट सेल के. पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. फिर क्या है? यूनिट सेल टोटल. अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. 5th पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ
यूनिट सेल्स। यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है सेंटर्ड। फिर सेंटर्ड के भी आगे टाइप होते हैं, तो पहले हम प्रिमिटिव पढ़ लेते हैं। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, जो लैटिस पॉइंट्स होंगे, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles are present only on the corners of unit cell। उसके कॉर्नर पे ही होंगे प्रेजेंट। फिर होता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा और भी कहीं होंगे। तो ये लिख लेते हैं, वन और मोर constituent particles present at positions other than corners, in addition to those at corners। तो कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं इसमें भी जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, पर इसके अलावा कहीं और भी होते हैं। तो ये फिर आगे तीन तरह के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल्स ना तीन तरह के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट cells are of थ्री टाइप्स। तीन तरह के होते हैं ये। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा? जिसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, और एक एटम जो होगा वो बॉडी के सेंटर पे होगा। एक बार इसकी लिख लेते हैं, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन constituent पार्टिकल। वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल कुछ हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा सॉलिड है ना। एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द ones that are at its कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है, बॉडी के सेंटर में भी होता है। जैसे ये है ना, हमने ऊपर सेल देखा, इसकी बॉडी का सेंटर कहाँ है? यहाँ होगा, बीच में कहीं। तो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बीच में भी होंगे इसके लैटिस पॉइंट्स। तो जब हम ड्रॉ करेंगे ना प्रीवियस लैटिस, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बॉडी सेंटर कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी के सेंटर में, मतलब यूनिट सेल के बीचों बीच एकदम। फिर फेस सेंटर। फेस सेंटर में कहाँ होगा? कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर्स पे होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, फिर देखते हैं फेस सेंटर क्या होते हैं। फेस सेंटर्ड
यूनिट सेल्स। तो ये क्या है, सच अ यूनिट सेल contains one constituent particle present at the center of each फेस। फेस, एक फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। बिसाइड्स द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स। तो इसको समझते हैं। देखो, जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, मोस्ट प्रोबेबली वो क्यूब की शेप में होगा या क्यूबाइड की शेप में होगा। तो जो बीचों बीच पॉइंट है वो होगा बॉडी सेंटर उसका, और जो दीवारें हैं, दीवारें उसका फेस होती हैं, फेस सेंटर। और छत और दीवारें, छत और जो फ्लोर है, ज़मीन है, ये उसके फेस होते हैं। तो 6 फेस हो गए। तो उन 6 फेस के सेंटर्स में उसको फेस सेंटर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये दीवार का जो सेंटर है, ऐसे ही चारों दीवारों का सेंटर और छत और ज़मीन, तो 6 फेस सेंटर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर एटम प्रेजेंट हो, एटम कहो, मॉलिक्यूल कहो, आयन कहो, जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल होगा, अलॉन्ग विद दैट कॉर्नर्स, उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो नेक्स्ट, अगेन ये ना सारे हम अभी ब्रेवियस लैटिस ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार हल्का हल्का समझ लो। फिर है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये भी फेसिस पे ही होते हैं, लेकिन इसमें सारे फेसिस पे नहीं होते, किसी 2 ऑपोजिट फेसिस पे होते हैं। 2 ऑपोजिट फेसिस मतलब क्या, एक तो एटम कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, दूसरा क्या, 2 ऑपोजिट फेसिस पे, मतलब क्या, एक या तो छत पे और जमीन पे होगा ऑपोजिट फेसिस पे, चारों दीवारों पे नहीं होगा। या फिर एक आपकी जो सामने दीवार है उस पे होगा और एक पीछे वाली दीवार पे होगा, बस ऑपोजिट फेसिस पे ही होगा। या फिर एक आपकी जो राइट साइड दीवार है उस पे होगा और जो लेफ्ट साइड दीवार है उस पे होगा, और कहीं नहीं होगा। तो 2 ही जगह पे होगा। टोटल 6 फेस पॉइंट्स होते हैं, फेस सेंटर पॉइंट्स 6 होते हैं, उनमें से ऑपोजिट 2 पे होगा कहीं, वो एंड सेंटर्ड होते हैं। अलॉन्ग विद कॉर्नर्स तो होता ही है। लिख लेते हैं, इन सच अ unit cell in such a unit cell one constituent पार्टिकल। अब तो समझ ही गए होगे कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इज प्रेजेंट at the center of any 2 opposite faces besides the ones present at its कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के अलावा किसी 2 ऑपोजिट फेसेस पे होगा लैटिस पॉइंट्स। तो ये यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। फिर जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, सॉरी 7 तरह के लिखो। देयर आर 7
टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। कौन कौन से 7 तरह के देखो। एक होता है क्यूबिक, तो हम 7 तरह के लिख लेते हैं। फर्स्ट है क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या होता है, जो पैरामीटर्स मैंने लिखे थे ना वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होते हैं। ये क्यूबिक के टाइप पैरामीटर्स हैं, तो बनाते हैं क्यूबिक। तो देखो ये क्यूबिक होगा। इसमें ये ए मान लो, ये बी या सी, ये सारे इक्वल हैं, और इनमें जो एंगल हैं सारे अल्फा बीटा गामा वो भी सारे 90 डिग्री हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। इन तीनों एजेस के बीच के एंगल 90 डिग्री हैं। क्यूबिक, अब ना क्यूबिक जो होता है ये 3 तरह का होता है। अभी हमने देखे ना यूनिट सेल्स 2 तरह के क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है सेंटर्ड। सेंटर्ड फिर आगे 3 तरह का होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। तो इन्हीं में वेरिएशन आएगी। क्यूबिक जो होता है वो 3 तरह से एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव, ये मैं यहां लिख देता हूं, प्रिमिटिव, फिर ये बॉडी सेंटर्ड, और फेस सेंटर। तीन तरह के इसके होते हैं यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव मतलब क्या, कॉर्नर्स पे होंगे एटम, सिर्फ ये जैसे ये यहां पे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम, ये प्रिमिटिव हो गया। फिर बॉडी सेंटर क्या, बॉडी सेंटर बना लेते हैं यहां पे हम। क्यूब बन गया एक। और बॉडी सेंटर, अच्छा एक और पहले क्यूब ही बना लेता हूँ फेस सेंटर बनाने के लिए ना यहाँ पे। ये क्यूब ही है, थोड़ा डायमेंशन इधर उधर हो गया तो समझ जाओ, ये क्यूब ही बनाया मैंने। और अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, इन सब में पहले कॉर्नर में तो सब में होते हैं। कॉर्नर में सब में होता है। बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी के बीचों बीच, यहाँ पे होगा बॉडी के बीच में एकदम। फेस सेंटर में कहा, फेसिस के सेंटर पे। देखो एक छत ये रही, फ्लोर ये रहा, यहाँ पे होगा। और दीवारों में एक ये दीवार, एक उसके सामने वाली दीवार, एक ये पीछे वाली दीवार, एक सामने वाली दीवार, तो 6 यहाँ पे होंगे। तो ये क्यूब के 3 पाए जाते हैं। अच्छा एंड सेंटर्ड इसमें ना पाया नहीं जाता, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली पाया नहीं जाता। तो 3 तरह के पाए जाते हैं क्यूबिक में, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। ये इसके पैरामीटर्स हैं, इसके एग्जांपल्स लिख लो। NaCl, जिंक ब्लेंड
और कॉपर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो क्रिस्टल सिस्टम है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या करो, इस क्यूब को पकड़ के एक साइड से लंबा कर दो, एक साइड से लंबा कर दोगे अगर, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या है, दो साइड तो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ए, पैरामीटर्स ऊपर मैंने कहाँ लिखे हैं, अच्छा इसके बाद यही लिख देता हूँ, उसके बाद देखो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए और बी तो इक्वल होते हैं लेकिन वो सी के इक्वल नहीं होते। अच्छा, इन तीनों एजेस में एंगल तो 90 डिग्री ही है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। इसके पैरामीटर्स ये हैं। और ये दो तरह, ये ना दो तरह का पाया जाता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। सो टेट्रागोनल दो तरह का होता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। तो मैं दोनों ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये जैसे इसको मिटाते हैं। प्रिमिटिव में क्या होगा, एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स में। और बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, बॉडी के सेंटर में भी होगा। ये टेढ़ा नहीं है, समझ, मुझे लगता है समझ जाओ, पैराबोला सा बन गया ये बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। साथ में बॉडी के सेंटर पे एक एटम यहाँ पे होगा। एटम मतलब बार बार मेरे मुंह से एटम निकल जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होगा, एटम मॉलिक्यूल आयन जो भी हो, बॉडी सेंटर। तो दो वेरिएशन टेट्रागोनल में होते हैं। तो इसके एग्जांपल लिख लो, वाइट टिन, वाइट टिन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, क्यूब का एक साइड पकड़ के लंबा कर दिया तो टेट्रागोनल बन गया, टेट्रागोनल का फिर एक और साइड पकड़ के आप खींच दो तो ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा। उसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 ही रहेगा ऑर्थोरोम्बिक में। तो अगला लिखते हैं सी। ऑर्थोरोम्बिक क्या पैरामीटर्स हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं लेकिन एंगल्स तीनों में 90 डिग्री ही है। और इसकी जो वेरिएशन होती है इसमें चारों तरह के पाए जाते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, सब पाए जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों यूनिट सेल इसमें पाए जाते हैं। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तीनों एजेस आप डिफरेंट डिफरेंट रखो।
तीनों डिफरेंट है ये। तो 4 तरह के होते हैं, मैं चारों बना देता हूँ। कॉपी का ऑप्शन होता है यहाँ पे। अरे वाह, कॉपी आता है। लो, मेरा तो काम आसान हो गया। तो 4 तरह के होंगे इसमें। प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे। और फिर क्या, बॉडी सेंटर में कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में बॉडी के सेंटर में होगा। ये हल्का हल्का ऑर्थोरोम्बिक जो है ना, टेट्रागोनल की तरह बन गया। ये टेट्रागोनल नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। ये बॉडी सेंटर होगा। पहला वाला ठीक बना था। फिर क्या, फेस सेंटर। फेस सेंटर में कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा एटम। साथ में जो फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 के सेंटर में होगा, छत पे, जमीन पे, राइट साइड दीवार पे, लेफ्ट साइड दीवार पे, पीछे वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार पे। फिर एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। बाकी 2 जगह होगा, 2 जगह कहीं भी हो सकता है। हम लोग ऐसे छत पे और नीचे रख लेते हैं। किसी भी 2 फेस, ऑपोजिट फेसेस पे होगा। तो ये फेस सेंटर हो गया। और ये एंड सेंटर्ड हो गया। तो ऑर्थोरोम्बिक के ये पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। अब क्या करो, ऑर्थोरोम्बिक को पकड़ के एक साइड को टेढ़ा कर दो तो मोनोक्लिनिक बन जाएगा। अब साइड मतलब आपने तीनों साइड तो अनइक्वल पहले ही कर दी, अब एक एंगल को भी टेढ़ा कर दो, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक होता है, 2 तरह का पाया जाता है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और इसके पैरामीटर्स क्या है, तीनों साइड तो अनइक्वल है ही, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। 2 साइड्स जो है वो, 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और एक एंगल 90 नहीं है। एक एंगल को पकड़ के टेढ़ा कर दिया आपने। तो ये लो, ये और इसको टेढ़ा सा ड्रॉ कर दो, एक एंगल को। इसके पैरामीटर्स ना पूछे जाते हैं सारों के, कि इसके पैरामीटर क्या है, इसके क्या है, तो याद रखना। मोनोक्लिनिक में ये होता है। और दो तरह का होता है। पता नहीं कैसे होगा, चलो यही ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स, प्रिमिटिव। और एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे होंगे और 2 ऑपोजिट फेसेस पे होंगे। तो हमने छत पे और ज़मीन पे बना लिया 2 फेसेस पे।
इसके एग्जाम्पल ऊपर हमने एग्जाम्पल ही लिखे ना, इसके एग्जाम्पल लिख लो ऊपर वाले के, ऑर्थोरोम्बिक के। रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3, BaSO4। फिर मोनोक्लिनिक के लिख लो, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये एंड सेंटर्ड है ना, एंड सेंटर्ड। इसके एग्जांपल्स मोनोक्लिनिक सल्फर और ये जो Na2SO4.10H2O, ये इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक में क्या है, सारा कुछ ही टेढ़ा मेढ़ा कर दो आप। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव ही पाया जाता है, कॉर्नर्स भी होते हैं मतलब। तो क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। सिंपल सा इसका पैरामीटर्स है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं ये है K2 Cr2O7, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर दो और हैं, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, EF, सिक्स्थ आ गया ना F। हेक्सागोनल हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव पाया जाता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो है, दो साइड्स तो इक्वल हैं, एक तीसरी इक्वल नहीं है। A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और जो एंगल है वो दो 90 डिग्री, एक 120 डिग्री है। तो ये प्रिमिटिव ही होता है सिर्फ, तो ये इस तरह से बनेगा हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल हो गया। इसमें एक एंगल 120 डिग्री है, बाकी दो 90 डिग्री है, सिर्फ प्रिमिटिव होता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ग्रेफाइट, ZnOCdS। लास्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या फिर इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ये भी सिर्फ प्रिमिटिव ही होता है, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे एटम्स। तो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते। 90 के अलावा कुछ और, मतलब क्यूब के एंगल पकड़ के टेढ़े कर दिए बस। तो तीनों एंगल होते लेकिन इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। ऐसे ना क्यूब को टेढ़ा कर दो। इस तरह से कुछ बनेगा रोम्बोहेड्रल। तो सिर्फ प्रिमिटिव होता है ये। इसके एग्जांपल्स कैल्साइट, सिनाबार,
तो अगर आप इनको जोड़ोगे ना ये 14 बन जाएंगे। देखो 3 क्यूबिक हो गए 3, टेट्रागोनल 2 हो गए 5, ऑर्थोरोम्बिक 4 हो गए 5 4 9, मोनोक्लिनिक 2 हो गए 9 2 11, ट्राइक्लिनिक 1, हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 1। तो 3 ये जुड़ गए, एक 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 14 हो गए टोटल। तो इस तरह से 14 लैटिसेस पॉसिबल हैं, इसको ब्रेवियास लैटिसेस बोलते हैं टोटल। इनको सबको जोड़ोगे ना तो यही सारे ब्रेवियास लैटिसेस हैं। तो मैंने ऊपर लिखा भी था कि यहाँ पे 14 तरह के ब्रेवियास लैटिसेस होते हैं। देखो 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस, इनको ब्रेवियास लैटिसेस बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल इसमें कितने तरह के हो गए? 7 टाइप्स के। तो इस तरह से है। तो ये है, तो नहीं करते हैं आज।